Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को और एनसीईआरटी के टॉपिक्स को मैं पढ़ा रहा था जहां मैं चर्चा में लेके आ रहा था कि किस तरह से एनसीईआरटी को आपको अप्रोच करना है। स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी हमने डिस्कस करनी शुरू की थी और मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, वेयर आई वाज डिस्कसिंग द टॉपिक्स रिगार्डिंग कि किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद चलता है और राष्ट्रवादी विचारधारा के आधार के ऊपर जो मूवमेंट है वो कैसे आगे चला है। बट एज ऑलवेज हम लोग जब एनसीईआरटी यहाँ कर रहे हैं साथों साथ आई ऑल्सो टेक क्लासेज ऑन दी अनअकैडमी प्लस। इनफैक्ट अनअकैडमी प्लस अगर आपको पता होगा तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, टेस्ट क्विज मिल जाते हैं, लाइव सेशंस के अंदर आपको हर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर कोर्सेज दिखेंगे और बेस्ट पार्ट है अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर पाओगे। मेरे क्लासेस यहाँ पे चलते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर पढ़ाता हूँ। आई ऑल्सो टीच ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है वहाँ आपको ऑलरेडी एक फीस पे करके हमारे साथ ज्वाइन करना होगा। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट इसमें हमने करीबन 90 आवर्स के आसपास आधुनिक भारत का इतिहास कवर कराया है। इन दिस मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन कि किस तरह से नेशनल मूवमेंट आगे चला। उसके साथ साथ मेरा एक आर्ट एंड कल्चर का भी कोर्स है, ये भी इनफैक्ट अभी खत्म होने के ऊपर आ रहा है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप ये सब कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। इसके साथ साथ अनअकैडमी के ऊपर हमारे बहुत सारे फ्री क्लासेस लेते हैं। ये फ्री क्लासेस को हम लोग स्पेशल क्लासेस कहते हैं। यू कैन वॉच दिस इनफैक्ट आफ्टर डाउनलोडिंग द एप्लीकेशन। अगर आपने डाउनलोड नहीं की है एप्लीकेशन तो ये अनलॉक कोड यूज करिए, आप PN लाइव अनलॉक कोड यूज करके डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को और मेरे क्लासेस को देख पाओगे। यू विल बी एबल टू सी द फ्री कंटेंट। इनफैक्ट इसमें भी मैंने इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी कराया हुआ है। खैर, आपको सब्सक्रिप्शन लेने से बहुत फायदे होते हैं। एक टाइम का सब्सक्रिप्शन में हर एक सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, पूरा का पूरा जनरल स्टडीज कवर हो जाएगा, लाइव सेशंस होंगे और मेनली डाउट सॉल्विंग सेशंस भी इसके अंदर कवर कराए जाएंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं तो उनके भी आप लाभ ले सकते हो। जीएस में आप हिस्ट्री मेरे से पढ़ो, पॉलिटी और टीचर से पढ़ोगे तो दिस विल बी क्वाइट बेनिफिशियल। और आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन दो प्रकार का ले सकते हो, प्लस है या आइकॉनिक है। आइकॉनिक में आपको एक फायदा होता है कि अनअकैडमी की तरफ से ही आपको पर्सनल कोच दिया जाता है। ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करते हैं इन योर प्रिपरेशन। दिस इज क्वाइट बेनिफिशियल। इनफैक्ट ये पर्सनल कोच आपको डे टू डे आंसर राइटिंग से लेके जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो सब आपको हेल्प करवा देंगे। और आपको जब सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऑलवेज यूज करना है डिस्काउंट कोड दिस PN लाइव, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ की फीस में भी लाभ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको अनअकैडमी के ऊपर मैंने आपको बताया ऑप्शनल की तैयारी भी होती है। ऑप्शनल और जीएस का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इनफैक्ट ऑप्शनल जीएस का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी आपको डिस्काउंट कोड PN लाइव यूज़ करना है और आपको 10% फीस के अंदर ऑफ भी मिलेगा। हमारे अनअकैडमी के अंदर बहुत सारे और भी इनफैक्ट आपके क्विज होते रहते हैं, जैसे एक है अनअकैडमी कॉम्बैट। ये कॉम्बैट को आप फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट फोर्टनाइटली ये कॉम्बैट होता है, एवरी 15 डेज जनरली होता है। और इसमें आपको फायदा ये होगा कि एक लाइव क्विज होगा और उसमें आप अच्छा रैंक लेके आते हो, यू विल बी गेटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ द अनअकैडमी एंड अदर रिवॉर्ड्स एज वेल, है ना। तो आई सजेस्ट कि आप इसके ऊपर तैयारी करिए। 12 फरवरी से हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। एनसीईआरटी को लेके 1 ईयर 2 ईयर की बैचेस है। ये सब बैचेस को भी आप अटेंड कर सकते हो। चलिए, हम लोग पिछले वापस क्लास के अंदर नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, उसके ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा कैसे चली और राष्ट्रवादी विचारधारा का डेवलपमेंट किस तरह से आगे चलता है। तो इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप द इंडियन नेशनलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरह से गांधी जी ने आके सबको इनफेक्ट आगे चलाया। वर्ल्ड वॉर के समय पे जो नेशनलिज्म था वो नेशनलिज्म वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी तरह से बदल जाता है और उसके बाद फिर एक सत्याग्रह होता है जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। और रॉलेट के बाद बेसिकली गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया था जिसे हम लोग कहेंगे खिलाफत और नॉन कॉपरेशन का सत्याग्रह। ठीक है, तो हम लोग जस्ट एक टाइमलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 1915 के अंदर गांधी जी इनफैक्ट भारत के अंदर आते हैं और गांधी जी की एंट्री होती है। वो बेसिकली 9 जनवरी के दिन आए थे, हमने ये भी पढ़ा था। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे समय आगे गया वैसे वैसे वो 2 बड़े या 3 बड़े बड़े सत्याग्रह करेंगे। एक तो चंपारण का सत्याग्रह हमको दिखता है। चंपारण के साथ साथ दूसरा सत्याग्रह अगर आप देखोगे तो हमको मिलता है, वो कौन सा है? दूसरा है अहमदाबाद का सत्याग्रह है। द सेकेंड वन इज अहमदाबाद सत्याग्रह एंड द थर्ड वन इज द खेड़ा सत्याग्रह। तो तीनों के तीनों सत्याग्रह हमने आपको ब्रीफली बताए थे। आई हैव टॉट यू कि ये सत्याग्रहों की खासियत क्या हुआ करती थी, उसके अंदर क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। जब ये घटनाएं हुई उसके बाद हमने देखा कि 1919 तक आते आते
रॉलेट का जो कानून पास किया गया था उसके कारण काफ़ी हंगामा हुआ, और उसी के सामने गांधी जी कहते हैं कि मैं इसका भी विरोध करता हूँ, और रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करवाई थी। हमने आपको बताया था कि ये जो रॉलेट सत्याग्रह है, ये रॉलेट सत्याग्रह फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है उसके पीछे के कारण भी हमने देखे थे कि उसमें बहुत बड़ी हिंसा हो गई, खास करके जालियांवाला बाग की जो घटना होती है उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ी मात्रा में पड़ेगा। खैर, समय आगे चलता है और मैंने आपको पिछले क्लास में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था, जो 1920-21 से शुरू हुआ और फाइनली 1922 तक आते आते कंक्लूड होता है। और इनफैक्ट 12 फरवरी 1922 के दिन गांधी जी ने ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको फाइनली स्टॉप करवाया था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फाइनली स्टॉप करवाया जाता है, उसके पीछे के कारण भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताए थे कि उसके पीछे इनफैक्ट जो वायलेंस हुआ था, वो वायलेंस को लेके गांधी जी काफ़ी चिंतित थे, और गांधी जी को लग रहा था कि पब्लिक ने अभी तक सत्याग्रह का जो विचार है, सत्याग्रह का जो आइडिया है, वो अभी तक नहीं समझा है, और इसके कारण ही गांधी उसको स्टॉप कराएंगे। खैर, ये 1922 तक का टाइमलाइन था, दिस इज द पीरियड टिल 1922। अब होता यह है कि 1922 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा आंदोलन होगा वो बेसिकली 1930 के अंदर होगा साहब। 1922 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा आंदोलन होगा वो 1930 के अंदर होगा, और 1930 को इनफैक्ट 12 मार्च की जब हम लोग बात करेंगे तो 12 मार्च के दिन गांधी जी अहमदाबाद से यहाँ विदाई लेंगे, और अहमदाबाद से बेसिकली विदाई लेने के बाद 6 अप्रैल तक आते आते ऑन द 6th of April विल बी रीचिंग अ प्लेस कॉल्ड एज दांडी साहब, है ना। और वो जब दांडी यहाँ पे पहुँचते हैं तो दांडी के बाद उन्होंने एक नया सत्याग्रह की शुरुआत की थी, उसका नाम था सॉल्ट सत्याग्रह साहब। और ये जो नमक सत्याग्रह होता है इसी के बेसिस के ऊपर गांधी जी ने एक नए आंदोलन की दिशा देने की कोशिश की, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट, है ना। तो हमने पिछले क्लास में आपको ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसका बैकग्राउंड देने की कोशिश की थी। अब सवाल ये आता है कि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों किया गया था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। तो मैंने आपको पिछले क्लास में ये भी बताया था कि 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अटकता है उसके बाद एक पार्टी उभर के आती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। ये स्वराज पार्टी के जो समर्थक थे ये गांधी के बॉयकॉट पॉलिटिक्स से थोड़े अलग लोग थे, जिनका मानना था कि हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम लोग चुनावी प्रक्रियाओं में भाग लेंगे, हम लोग संसदीय प्रक्रिया में भाग लेंगे, और संसद में जाके बैठ के वहाँ पे जो सरकार है उसकी जो वीकनेसेस है, खास करके गवर्नमेंट की पॉलिसीज की जो वीकनेसेस है उसका साथ लेंगे साहब, है ना। तो ये जो स्वराज पार्टी नामक पार्टी बन के आई है, व्हेन द स्वराज पार्टी लाइक अ पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड, तो इसमें मोतीलाल नेहरू जैसे आपको बहुत दिग्गज लीडर्स दिख जाएंगे, या हमको पता चलता है कि CR दास जैसे लीडर हमको दिखेंगे, जो लोग ने इनफैक्ट इसकी स्थापना की थी और इन्होंने अपने हिसाब से आंदोलन को चलाया था संसदीय प्रक्रिया के तहत। खैर, स्वराज पार्टी तो बन के आ गई, कुछ होता नहीं है। 1927-28 तक आते आते हमको पता चला कि इस समय के दौरान भारत के अंदर साइमन का आगमन होता है, और जब साइमन का आगमन हुआ तो हुआ ये कि भारत के लोग और भी नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के पीछे का कारण एक वो था कि साइमन कमीशन ने इनफैक्ट भारत के अंदर फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात की गई थी, पर कहानी ये थी कि उसके अंदर ये कमीशन के मेंबरशिप देखोगे तो सबके सब गोरे लोग थे। इट वॉज एन ऑल वाइट बॉडी, एंड बिकॉज इट वॉज एन ऑल वाइट बॉडी, सबके सब गोरे लोग होने के कारण ये साइमन कमीशन को लेके इनफैक्ट काफ़ी सारा विरोध भी हुआ कि इसका कुछ करना पड़ेगा, दिस इज नॉट राइट साहब। एंड इसी के परिणाम स्वरूप हमको पता चलता है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है। ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जब कमेटी बनती है, इसी को ही बेसिकली नेहरू कमेटी कहते हैं, और यही नेहरू कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट दिया जिसे हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट साहब। ये नेहरू रिपोर्ट ने इनफैक्ट भारतीय संविधान को लेके एक बहुत बड़ा ओपिनियन दिया था, और इन्होंने कहा था कि हमको हमारा जो डिमांड है वो डोमिनेंस स्टेटस की तरफ लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो डोमिनेंस स्टेटस की मांग थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा, उसको लेके ही कांग्रेस के जो यूथ लीडरशिप्स थी, ये यूथ लीडरशिप ऑफ कांग्रेस वाज नॉट रेडी, क्योंकि उनका मानना था कि अभी तो समय डोमिनेंस स्टेटस का नहीं है, अभी तो जो समय है वो पूर्ण स्वराज का है, अभी तो जो समय है जिसे हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहते हैं उसकी तरफ जाने का है। तो आप ये जो डोमिनेंस स्टेटस की मांग कर रहे हो वो गलत है बाय द वे। तो ये जो यूथ लीडरशिप थी इसके अंदर आपको कांग्रेस के लीडर्स भी दिखेंगे, जो कांग्रेस के लीडर्स के अंदर आपको जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स आपको दिख जाएंगे, जिन्होंने ये मोतीलाल नेहरू की इनफैक्ट जब हम लोग बात करेंगे जो पूरा का पूरा जो रिपोर्ट था उसकी निंदा भी की उन्होंने, अपने बेटे ही थे साहब। मोतीलाल नेहरू वाज द सन ऑफ जवाहरलाल नेहरू वाज द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू।
इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स भी दिखेंगे। यू विल फाइंड द लीडर्स लाइक सुभाष चंद्र बोस हु वाज आल्सो नॉट हैप्पी कि आप इनफैक्ट पूर्ण स्वराज की मांग क्यों नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट उस समय के दौरान ही भारत के अंदर काफ़ी सारे रिवॉल्यूशनरीज भी उभर के आ रहे थे। ये रिवॉल्यूशनरीज भी नाराज थे कि हमारी सरकारें जो है और भारत के अंदर जो कांग्रेस प्रेरित आंदोलनकारी लोग हैं वो कभी भी भारत को स्वतंत्रता ये आंदोलन के द्वारा नहीं दे पाएंगे। इनफैक्ट इसी के कारण हमको पता चलता है कि 1925 के दशक में एक पार्टी बन के आई थी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम था HRA। आपने नाम सुना होगा, किताबों के अंदर पढ़ा भी होगा, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लेटर ऑन इसका नाम कर दिया जाता है HSRA, जब भगत सिंह और आदि इत्यादि उनके जो दोस्त लोग होंगे, साथी लोग होंगे, वो यहाँ पे जुड़ेंगे। और फिर ये जो HSRA करके जो बॉडी बन के आई, उसने एक नई दिशा देने की कोशिश की। और फिर उसके बाद उन्होंने एक लाहौर के अंदर बहुत बड़ा एक षड्यंत्र किया, जहां उस टाइम के तत्कालीन पुलिस ऑफिशियल जो थे लाहौर में, उसको ठाई ठाई भी किया गया था। सॉन्डर्स की बात अगर आपने किताबों में पढ़ी होगी तो इसी के साथ ये बातें जुड़ी हुई है साहब, है ना। तो होता यह है कि अब हमको ये देखना है कि भारत में आज़ादी का आंदोलन जो है वो 1930 के अंदर एक तो बहुत बड़े आंदोलन के अंदर परिवर्तित होगा, जिसे हम लोग कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। सवाल यह है कि सिविल डिसोबीडियंस के लिए गांधी जी ने इनफैक्ट क्यों चुना था। तो गांधी जी कहते हैं कि मेरा सिविल डिसोबीडियंस करने के पीछे का इंटेंशन जो है वो है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज। तो ये जो पूर्ण स्वराज का जो गोल है, ये कांग्रेस कहाँ पे लेके आया और किस तरह से लेके आया। तो मैंने आपको बताया कि 1928 के अंदर भारत के अंदर जब साइमन की आगमन हुई, ये साइमन के सामने जब नेहरू कमेटी को बनाया गया और नेहरू कमेटी ने अपना रिपोर्ट तैयार किया, नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट के अंदर डोमिनेंस स्टेटस की मांग की गई थी और कहा गया था कि हम लोग डोमिनेंस स्टेटस की तरफ जाएंगे साहब। पर कांग्रेस के जो यूथ लीडरशिप थी वो 1929 तक आते आते ये डोमिनेंस स्टेटस से एक स्टेप आगे जाने की कोशिश करते हैं। और यही यूथ लीडरशिप ने इनफैक्ट 1929 में लाहौर नाम की जो जगह थी वहां पे कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ, वहां कांग्रेस का जो गोल था वो पूरी तरह से बदल दिया और कहा कि अब हमारा जो कांग्रेस का गोल है वो इंडिपेंडेंस का गोल है। अब ना हम लोग डोमिनेंस स्टेटस की मांग करेंगे। तो ये जो लाहौर कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग को जब रखा जाता है, उसके बाद सरकार को 1 साल का टाइम पीरियड दिया जाता है और सरकार को बोला जाता है कि देखो, कांग्रेस ने अब पहली बार और आखिरी बार आपको बताया है कि हम आपसे पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी अब होती है कि आप हमको पूर्ण स्वराज दीजिए। खैर, सरकार उस टाइम पे इनफैक्ट जो आपके तत्कालीन वाइसरॉय थे इरविन, वो इरविन कहते हैं कि मैं आपकी बातों के साथ अभी तो सहमत नहीं हूं, पर भविष्य में आपके लिए गोलमेजी परिषदों की तरफ आपको लेके जाना चाहूंगा, जिसे हम लोग आज की तारीख में एट टाइम्स कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इरविन जो थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे उस समय के दौरान। यहाँ कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए इनफैक्ट पूरी तरह से सिस्टम को बदला था। 1929 से 1930 का समय आया, पर सरकार इधर से उधर नहीं होती है। सरकार इनफैक्ट कोई भी बातों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी के कारण गांधी कहते हैं कि तो चलो भाई, आप हमारी बात नहीं मांग रहे हो, हमने आपको 1 साल का मौका भी दिया था कि आप हमको डोमिनेंस स्टेटस और पूर्ण स्वराज के साथ हमको आगे लेके जाइए, पर उसके बाद ही फिर हालत बदल गए, जज्बात बदल गए, कंडीशन बदल जाती है और कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो लोग 1930 के बाद एक नए आंदोलन की तरफ लेके जाएंगे, जिसे हम लोग कहेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या इसी को ही हम लोग कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कहते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो गोल था वो क्या था दोस्तों, याद रखिएगा, दैट वाज द गोल ऑफ पूर्ण स्वराज। और गांधी ने कहा कि जब तक हमको पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे, विल नॉट कीप मम टिल द टाइम वी गेट द पूर्ण स्वराज। तो इस बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि ये जो आपका नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसकी शुरुआत होती है और यही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 आगे चला जाएगा। समझे आप लोग? ठीक है। तो कल के क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था कि 1920 का भारत जो है वो 1920 और 30 के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। भारत के अंदर एक स्टैट्यूटरी कमीशन को भेजा गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन साइमन। ये जॉन साइमन जब भारत के अंदर आया तो उसके कारण बेसिकली भारत के लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि कारण यही था कि इसके अंदर जो भी सदस्य थे ये सब के सब अंग्रेज सदस्य हुआ करते थे। साइमन गो बैक का नारा लगता है।
1929 के अंदर ही वाइसरॉय ने हमको बताया कि हम आपको डोमिनेंस स्टेटस भविष्य में देंगे और उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी रचाएंगे, पर भारत के लोग ने तैयार नहीं हुए। नेहरू और बोस जैसे लीडर थे जिन्होंने कह दिया कि हमारा अब एक ही गोल होना चाहिए, और इसी के कारण 1929 तक आते आते हमको पता चलता है कि नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर के अंदर कांग्रेस की मीटिंग होगी, और उसके बाद कांग्रेस का अपना गोल बदल जाता है। जो कांग्रेस बेसिकली 1885 के अंदर जब उसकी स्थापना हुई तो उसने खाली और खाली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की मांग की थी और कहा था कि हम लोग राजकीय सुधार की तरफ हम देश को लेके जाना चाहते हैं। जो कांग्रेस जो 1906 के अंदर हमको पता चलता है कि पहली बार स्वराज की मांग कर रही है, जो कांग्रेस इनफैक्ट आप देखोगे तो 1929 तक आते आते 1928 में पहले तो डोमिनेंस स्टेटस की मांग करती है, और वही कांग्रेस आप समझने की कोशिश करोगे तो 1929 तक आते आते किसकी तरफ देश को बता रही है और सरकार को कह रही है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए साहब। तो आप देखिए कि कांग्रेस की जो जर्नी है, कांग्रेस का जो गोल है, वो ग्रेजुअली चेंज हुआ है। ग्रेजुअल चेंज होने का मतलब ये है कि रातों रात भारत के आज़ादी के आंदोलन की जब हम लोग बात करेंगे, उसमें पहले ही दिन से कांग्रेस ने कभी ये ढंढोरा नहीं पीटा है कि हमको आज़ादी चाहिए। कांग्रेस कहते हैं कि स्लोली एंड स्लोली ग्रेजुअली विल ट्राई टू अचीव इंडिपेंडेंस, विल ट्राई टू गेन इंडिपेंडेंस, समझे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया, कहा कि हम लोग पूर्ण स्वराज की तरफ जाएंगे। 26 जनवरी के दिन इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट करेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि 26 जनवरी बिकेम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में हम लोग यही दिन को रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट रिपब्लिक डे तो ये बाद में बना जब हम लोग आज़ाद हुए और हमने जब संविधान लागू किया इसी दिन। ओरिजिनली ये 26 जनवरी का इंटेंशन ये था कि 1929 के दिसंबर महीने के अंदर जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, ये पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पब्लिसाइज करके उसको और पॉपुलर करने का जो काम था वो 26 जनवरी के दिन होता है। खैर जो भी हो, हमको पता चलता है कि 26 जनवरी बहुत ही लैंडमार्क डेट के रूप में आई। इनफैक्ट भारत का जो संविधान है वो संविधान भी 26 नवंबर 1949 के दिन तैयार हो गया था। आपने देखा होगा, कॉपी के अंदर पढ़ा भी होगा किताबों में कि 26 नवंबर 1949 was the day when the constitution was already, I would say, enacted and implemented. But some parts of the constitutions were left to be implemented because our leaders thought he let us implement the full constitution on 26 January 1950. क्यों? क्योंकि on 26 January 1930 we celebrated the first पूर्ण स्वराज डे। हमने 26 जनवरी 1930 के दिन पहली बार पूर्ण स्वराज का दिवस सेलिब्रेट किया था। तो वही दिन को कोमेमोरेट करते हैं, वही दिन को याद करते हैं, वही घटनाओं को हम लोग दोहराते हैं। और हम लोग अब प्रजासत्ताक बना है तो उसके लिए 26 जनवरी से अधिक अच्छा दिन कोई नहीं होगा, क्योंकि आज़ादी तो हमको 15 अगस्त को मिल गई थी साहब। तो वी कैन नॉट से कि भाई अब हमारा आज़ादी का दिन भी 26 जनवरी होगा। तो इसके लिए पुराने इतिहास में 1930 से जो 26 जनवरी की जो पहल थी उसको याद कराने के लिए संविधान को उस दिन लागू किया गया। ये 26 जनवरी 1930 का जो घटना है बहुत ही लैंडमार्क घटना है, क्योंकि इसी के बाद हम लोग जो है ये फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अब नए गोल के साथ चलेंगे जिसका नाम है पूर्ण स्वराज। और यही पूर्ण स्वराज का जो गोल था, ये गोल को अचीव करने के लिए गांधी जी बेसिकली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरफ दुनिया को बताएंगे कि भारत किस तरह से आंदोलन कर रहा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट 26 जनवरी 1930 वाज द मेन डे जहां आपके इंडिपेंडेंस डे के रूप में इनिशियली सेलिब्रेट किया गया और पूर्ण स्वराज के रूप में कांग्रेस का इनफैक्ट नारा चलता है। 26 जनवरी के दिन इनफैक्ट भारत के हर एक लोगों को कहा गया था कि आप शपथ लीजिए, जिसे हम लोग इंडिपेंडेंस डे के प्लेज के रूप में पहचानते हैं। और ये प्लेज के आधार के ऊपर भारत के अंदर नेशनलिज्म फैलाने की कोशिश की गई थी। जैसे यहाँ पे ये प्लेज के अंदर लिखा गया है, कहते हैं कि वी बिलीव दैट इट इज द इनएलिएनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल as of any other people to have freedom and to enjoy the fruits of their toil and have necessities of life so as that they may have full opportunities of growth। ये कहते हैं कि हम मानते हैं कि भारत के लोगों का इनएलिएनेबल राइट है। इनएलिएनेबल मतलब आप छीन नहीं सकते साहब। जैसे दुनिया के अलग लोगों के पास है, जैसे दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास स्वतंत्रता का है, इनफैक्ट वो जो मेहनत कर रहे हैं उसके फल उनको मिलने चाहिए, उनकी जीवन में जो भी ज़रूरियात है उनको मिलनी चाहिए और उनको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। दे कैन बेसिकली मैन्युफैक्चर देयर ओन सिस्टम, दे कैन रन देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बात की गई है। ये कहते हैं कि वी ऑल्सो बिलीव दैट एनी ऑफ द गवर्नमेंट डिप्राइज द पीपल ऑफ दिस राइट्स। अगर कोई भी सरकार इनफैक्ट लोगों को दबाने की कोशिश करती है और ऑपरेस देम
द पीपल हैव अ फर्दर राइट टू ऑल्टर इट और अबॉलिश इट। क्या कहते हैं कि अगर सरकार आपके अधिकारों को दबाने की कोशिश करती है, लेने की कोशिश करती है, तो लोगों के पास वहां तक का अधिकार है कि उसको अबॉलिश कर दे या पूरी तरह से बदलने की कोशिश करे। इनफैक्ट इसके बाद ये प्लेज के अंदर लिखा जाता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैज नॉट ओनली डिप्राइव्ड द इंडियन पीपल ऑफ द फ्रीडम बट बेस्ड इटसेल्फ ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मासेस, हैज रूइंड द कंट्री इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड स्पिरिचुअली। ब्रिटेन ने भारत के अंदर लोगों का शोषण तो किया ही है, पूरी तरह से स्वतंत्रता भी दी है। और शोषण कैसा लिया है? आर्थिक प्रकार का शोषण लिया है, राजकीय शोषण लिया है, कल्चरली लिया है, सांस्कृतिक रूप से लिया है, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रूप से हमको कन्वर्ट करा दिया था साहब, हम लोग को खोखला कर दिया गया था, हमारे विचारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के कारण ये कहते हैं कि वी बिलीव देयरफॉर दैट इंडिया मस्ट सीवर द ब्रिटिश कनेक्शन एंड अटेन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। मतलब ये है कि हमको अंग्रेजों के साथ जो संबंध है उसको पूरी तरह से कट आउट कर देना चाहिए। वी शुड कंप्लीटली सीवर दैट, हमको पूरी तरह से इसको कट आउट कर देना चाहिए, कंप्लीटली सीवर दैट। एंड बेसिकली जो ब्रिटेन है उसके साथ पूरी सिस्टम को बंद कर देना चाहिए साहब, है ना। तो ये जो सिचुएशन बनी है इसी को ही इंडिपेंडेंस डे के प्लेज के रूप में इनफैक्ट 26 जनवरी के दिन लेने की बात की गई। और इस तरह से बेसिकली भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर एक साइड के ऊपर अगर आप देखोगे पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए अब आंदोलन शुरू होंगे, दूसरी साइड के ऊपर हमको पता चलता है कि भारत के आज़ादी के आंदोलन के अंदर जब हम लोग पूर्ण स्वराज का नारा बना रहे थे, जब एंटी साइमन मूवमेंट चल रहा था, उस समय के दौरान भारत के अंदर जो यूथ पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि हम भारत को आज़ादी दिलाएंगे क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के द्वारा, हम बेसिकली इंडिविजुअल हीरोइक सेक्रीफाइसेस करेंगे जिसके कारण भारत के अंदर जो भारत का युवा है वो जाग उठेगा और ब्रिटिश सरकार के अंदर इतना भय फैला देंगे, उसके बाद ये लोग यहाँ पे चले जाएंगे साहब, है ना। तो ब्रिटिशर्स के अंदर फियर साइकोसिस क्रिएट करना, कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम देना जहां ऑफिशियल्स को पूरी तरह से असैसिनेट करने का प्लान करना, ब्रिटिश सिंबल ऑफ अथॉरिटी जो है उसको टारगेट करना, ये सब बेसिस के ऊपर इनफैक्ट भारत का जो यूथ था वो यूथ उस दौरान काफ़ी सारी क्रांतिकारी घटनाओं की तरफ भी लेके गया साहब। और इसी के कारण इनफैक्ट एक संस्था बनती है जिसका नाम था HSRA, या इसका ओरिजिनल नाम अगर आप देखोगे तो हमको मिलता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो 1925 के अंदर बनेगी। लेटर ऑन इसका नाम बदल के 1928 तक आते आते HSRA कर दिया जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनफैक्ट ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, ये HSRA का ये बहुत क्लियर कट मानना था कि नॉन वायलेंस के द्वारा भारत को कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती। इंडिया कुड नॉट अचीव नॉन इंडिपेंडेंस वाया द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। भारत को स्वतंत्रता चाहिए तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका प्रभाव इनफैक्ट ब्रिटिश सरकार के ऊपर पड़े और ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह से यहाँ से डर भाग के चले जाए साहब, है ना। उनको ये भी पता था कि हमारे पास शायद हथियार कम पड़ेंगे, उनको ये भी पता था कि शायद हमारे पास लोग कम पड़ेंगे, पर उनको पता है कि हमारे पास शौर्यता मतलब बहादुरी, हमारे पास करेज जो स्ट्रेंथ है, हमारे पास जो शक्ति है, उसका उपयोग करके अंग्रेजों के मन में बहुत सारा भय फैला सकते हैं। और भारत के लोगों को जिस दिन हमने एक्टिवेट कर दिया उस दिन शायद ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश राज यहाँ पर टिक नहीं पाएगा साहब, है ना। तो इस तरह से ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज उस टाइम पे पैरेलली चलते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 1928-29 के समय पे तो बहुत प्रोमिनेंट होंगे, क्योंकि जिस दौरान भारत में बारडोली का सत्याग्रह हो रहा है उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड के दौरान ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज भी आपको मिल जाएगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इसके लिए एनसीईआरटी के अंदर खाली एक ही पैराग्राफ इन्होंने दिया है क्रांतिकारियों के बारे में। आपने HSRA करके जो संस्था देखी है, ये HSRA के साथ आपको एक लीडर दिखेंगे जिनका नाम था भगत सिंह, और यही भगत सिंह थे जिन्होंने बेसिकली भारत के यूथ को उस टाइम पे एक नई डायरेक्शन देने की कोशिश की और बताया कि हमारा मांग क्या है, हमको क्या करना चाहिए। अब देखिए कि इन्होंने क्या लिखा है, व्हाट हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, उसको थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं साहब, ठीक है ना। तो लेट अस गो इनटू दिस पॉइंट एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने उस टाइम पे बेसिकली जो रिवॉल्यूशनरी से रिवॉल्यूशनरीज को किस तरह से हाईलाइट कराया गया है, ठीक है। तो ऑल्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्रॉट टू अवर यूथ एज इंसेंस। क्या कहते हैं साहब कि भारत के लोगों के अंदर क्रांति लाने के लिए, भारत के अंदर क्रांति चलाने के लिए साहब,
हम हमारी जवानी को वो है ना धुएं के तौर के ऊपर अगरबत्ती के रूप में इनफेक्ट चलाएंगे साहब, ठीक है, क्योंकि हमारा धुआं, हमारे विचार भारत के युवाओं के अंदर पहुंचेंगे तो और बड़ी क्रांति होने की शक्यता है। लिखते हैं, मैनी नेशनलिस्ट थॉट दैट द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कुड नॉट बी वॉन थ्रू नॉन वायलेंस। क्या लिखते हैं कि भारत में बहुत सारे राष्ट्रवादियों का मानना था कि ब्रिटिश रूल के सामने जो हम आंदोलन कर रहे हैं, अहिंसक आंदोलन से उससे कुछ नहीं होगा साहब। इसी के परिणाम स्वरूप 1928 के अंदर एक पार्टी की स्थापना होती है जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आप समझने की कोशिश करोगे तो क्या लिखा गया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। मतलब यह है कि इनके विचार कितने क्लियर हुआ करते थे। पहले विचार तो ये थे कि ये कहते हैं कि हम एक देश बनाएंगे जिसका नाम है हिंदुस्तान। दूसरे इनके विचार थे जो ये कहते हैं कि हमारा जो विचार है वो सोशलिस्ट की तरफ चलता है साहब। तीसरा ये विचार है जो ये विचारों के अंदर इनफैक्ट लोगों को दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम गणतांत्रिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो सेना है ये सेना के माध्यम से भारत को हम लोग स्वतंत्र कराएंगे साहब। तो आप देखिए कि दो शब्दों के पीछे मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा। एक है शब्द समाजवाद साहब। ये कहते हैं कि हम समाजवादी है, ये कहते हैं कि हम समाजवाद के समर्थक है, ये कहते हैं कि हम ये समाजवाद के समर्थक है जहां भारत के अंदर क्रांति लाने का उद्देश्य एक ये है कि भारत से ब्रिटिश राज तो उलटफेर हो जाए, पर भारत के अंदर क्रांति लाने का उद्देश्य ये भी है कि ब्रिटिश राज के साथ साथ भारत के अंदर जो असमानताएं है, जो इनइक्वालिटीज है, जो क्लास डिफरेंसेस है, अमीर गरीब के बीच में इनफैक्ट डिफरेंसेस है, पूंजीपति और किसानों के बीच में जो व्यवहार होता है, उद्योगपतियों और उनके साथ साथ उनके वहाँ उद्योगों के अंदर काम करने वाले जो मजदूरों के साथ व्यवहार होता है, जो असमानताएं हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उसके सामने भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत ही मोटिवेटेड लोग हुआ करते थे, दे वर वेरी मच मोटिवेटेड साहब। और इनफैक्ट इनका मानना बहुत क्लियर कट है कि हम लोग भारत में क्रांति लाएंगे, ये क्रांति ऐसे लाएंगे जहां समाजवादी क्रांति होगी, ये क्रांति ऐसे होगी जहां समाजवाद का आधार बनाते हुए भारत की जो सामाजिक परिस्थिति है उसको भी हम लोग उलटफेर करेंगे। और इसके लिए तो ये कहते हैं कि वी आर नॉट ओनली फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम एंड दैट इज इंपीरियलिज्म, we are fighting against any system which makes the exploitation of man by man possible। हम खाली साम्राज्यवादी ताकतों से नहीं लड़ रहे हैं, हम उनके सामने भी लड़ रहे हैं जो एक ऐसी सिस्टम को, एक ऐसी परिस्थितियों को चला रहे हैं जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण कर रहा है। ये शब्द सुनिएगा दोस्तों मेरी बात, यू लिसन टू माई वर्ड्स माई फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या होता है कि कभी कभी नाम देख के आगे चले जाते हैं, हमको समझना यह है कि उनके नाम के साथ साथ उनके विचार किस तरह से प्रभावित होते हैं साहब। तो ये जो सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की शब्द की बात की गई है, इसमें इनका सोशलिज्म का विचार बहुत था साहब। अब सवाल ये आता है कि ये सोशलिस्ट थॉट था इनके अंदर कौन लेके आया, हु ब्रॉट द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन देयर एक्शंस, who brought the idea of socialism in their thoughts up। उनके मन में तो किसी ने तो विचार लाया होगा कि हम समाजवादी है, और बिकॉज हम लोग समाजवादी है तो समाजवादी होने के नाते हम लोग ऐसा कुछ करेंगे साहब। तो कहानी ये चलती है कि 1920 का दशक इतना भारी दशक था क्योंकि यूएसएसआर नाम का एक प्रदेश उभर के आया था जिसे हम लोग रशिया के रूप में पहचानते हैं, और रशिया में पहली बार आपको एक क्रांति दिखेगी जिसका नाम था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। ये जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन नाम की इनफैक्ट एक बहुत बड़ी घटना या क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, जहां पे रशिया के अंदर पहली बार सोशलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उभर के आई थी। एक ऐसी सरकार जहां पे लोगों को इनफैक्ट राइट्स ज्यादा देने की बात की गई है। सोशलिज्म तो वहां तक कहता है कि द इंडिविजुअल रिसोर्सेज शुड बी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड नॉट द प्राइवेट कंट्रोल, एवरीथिंग शुड बी बिलोंग टू द सोसाइटी, हर एक चीज समाज के ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो सोशलिज्म यूएसएसआर के अंदर पॉपुलर हुआ, उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, वहां की राजाशाही को उथलाया, वो जो विचार थे वो घूमते घूमते यहां तक भारत में भी आए थे साहब। और ये भारत के अंदर भी उतने ही पॉपुलर हो रहे थे, खास करके जो लर्नड इंटेलेक्चुअल यूथ है उनके अंदर। ऐसी ताकतें जो पढ़ी लिखी है, ऐसी ताकतें जिनके पास विशेष विचार है, ऐसी ताकतें जो बाहरी देशों के अंदर हो रही घटनाओं से काफी प्रभावित है। दिस फोर्सेस आर सो मच मोटिवेटेड
and encouraged by the outside events that are taking place. And hence initially this body जो रिवॉल्यूशनरीज के लिए बनती है प्रोमिनेंट, उसका ओरिजिनल नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये आपको राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लीडर्स के द्वारा बने हुए मिलेगी। लेटर ऑन इसको रिक्रिश्चियन किया जाता है, इसको पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जाता है, इसको पूरी तरह से नया रूप दिया जाता है, नया आयाम दिया जाता है। तो जो पहले एचआरए करके बॉडी थी, उसके अंदर एक नया नाम ऐड कर दिया और कहा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है। खाली अकेला हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नहीं है हम लोग, हम समाजवादी भी है। हम समाजवाद के द्वारा ब्रिटिश सरकार से तो फाइट करेंगे, समाजवाद के द्वारा हम लोग भारत के जो आंतरिक ताकतें हैं, जो शोषण बढ़ा रही है समाज में, अनीति, अव्यवहार, अन्याय, और साथों साथ आप देखोगे तो जो असामर्थ्य दिखाया गया है भारतीय समाज के अंदर, उसको भी हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। और इसके कारण इसका नाम भी सोशलिस्ट रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब पहला शब्द आता है सोशलिस्ट। आप देखिए कि ये क्रांतिकारी थे, पर ये क्रांतिकारियों ने कहा कि हम लोग हिंसात्मक तरीके से भारत को आजाद दिलाएंगे, हम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस के द्वारा भारत को आजादी दिलाएंगे, हम ऐसे कार्य करेंगे जहां ब्रिटिश सरकार का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। विल डू सर्टेन वर्क्स दैट विल लीड टू द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बहुत खराब कंडीशंस क्रिएट करेंगे साहब। तो ये तो आपको एक सोशलिस्ट दिखेगा, सबसे पहला पॉइंट यहां पे हमको पता चलता है। दूसरा इसके अंदर आपको नाम दिखेगा, वो है रिपब्लिकन साहब। देखिए, दिस इज वेरी ऑल्सो प्रोमिनेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड रिपब्लिकन साहब? नाम ही है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। ये कहते हैं कि भारत के अंदर जब क्रांति होगी, भारत के अंदर जब विद्रोह होगा ब्रिटिश राज के सामने, उसके बाद हम लोग प्रजा को, वी द पीपल के हाथ में राइट देने की बात कर रहे हैं। हम वहां तक राइट बात कर रहे हैं कि जब क्रांति होगी उसके बाद जो सत्ता है, जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो पब्लिक के हाथ में आएगी साहब। इसके लिए उसको वी द पीपल के साथ जोड़ा गया है। आज हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? तो वाई वी कंसिडर इंडिया इज अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वी कंसिडर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसके पीछे का कारण है कि जो पावर की अथॉरिटी है वो पब्लिक के हाथ में। ये भी लोग कह रहे हैं, द रिवॉल्यूशनरीज आर ऑल्सो सेइंग कि वी आर नॉट द मेन कंट्रोल ऑफ द पावर, द मेन कंट्रोल ऑफ द पावर विल बी द पीपल एंड शैल बी द पीपल। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है कि सत्ता जो है वो किसी और के हाथ में होगी, वी द पीपल के हाथ में ही होनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने नाम भी वैसा रखा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। उसके पीछे का कारण यह है कि हम एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसका नाम है हिंदुस्तान। हम समाजवादी भी है, हम प्रजासत्ताक है, हम प्रजा को सबसे ज्यादा मान देते हैं, क्योंकि ये जो विद्रोह हो रहा है ये हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, ये विद्रोह हम कर रहे हैं, वी आर डूइंग दिस रिवॉल्ट फॉर द पीपल। ये विद्रोह हम लोग कर रहे हैं कि प्रजा की जो मांग है, प्रजा के जो विचार है, और प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा, और प्रजा का, है ना, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल हम लोग कहते हैं ना। इसी के बेसिस के ऊपर इन्होंने बेसिकली ये रिपब्लिकन थॉट डाला था। और इस तरह से एचएसआरए नाम के एक संगठन की स्थापना हुई 1928 में, जिसने इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट को एक नया दौर देने की कोशिश की। ये जो एचएसआरए की स्थापना होती है फिरोज शाह कोटला नाम की जगह पे होगी, अगर आपको पता होगा। ये फिरोज शाह कोटला जो जगह है, एक ऐसी जगह हुआ करती थी जहां एक समय पे तुगलक वंश के राजा थे, फिरोज शाह तुगलक, उनके द्वारा ये शहर का निर्माण किया गया था। द सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड, इसको फिरोजाबाद के रूप में भी पहचानते हैं। वहां पे ग्राउंड हुआ करता था, खैर आज की तारीख में वहां पे आपको स्टेडियम दिखेगा आपको, और वहां पे ही ये एचएसआरए के सदस्य सब इकट्ठे हुए। इन सब ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर प्रण लिया कि हम लोग फिर से भारत में क्रांति करने की कोशिश करेंगे और भारत की जो आज़ादी का आंदोलन है, एक नया दौर, एक नई दिशा देने की बात करेंगे। इसी आंदोलन के अंदर हमको भगत सिंह दिखेंगे, हमको जतिन दास दिखेंगे, अजय घोष जैसे लीडर्स हमको दिखेंगे। और इन सब ने डिसाइड किया कि हम लोग भारत के अंदर कुछ ऐसी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देंगे जिसके कारण ब्रिटिश भारत से भाग उठेंगे, वो भय से भाग उठेंगे। और आपको जैसे पता होगा
कि ये एचएसआरए ही था जिसने दो बड़े बड़े षड्यंत्रों के तहत हम लोग कह सकते हैं कि क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया था। और अगर आपको याद होगा तो 1928 के अक्टूबर नवंबर महीने के ट्रांजिशन पीरियड का है समय, और भारत में अभी भी साइमन आया हुआ है, और साइमन जहां जहां जाता था उसके नाम का नारा लेते हुए भारत के राष्ट्रवादी ताकतें जो थी वो उनको कहती थी कि यू प्लीज गो बैक। और इसी के चक्कर में हमको पता चलता है कि साइमन गो बैक का नारा इतना पॉपुलर हुआ कि जहां जहां साइमन चलेगा उसका विरोध होगा। यही साइमन 1928 का ट्रांजिशन पीरियड अक्टूबर महीना, और साइमन पहुंचता है लाहौर नाम के एक शहर में। इनफैक्ट पंजाब का सबसे मुख्य शहर ही लाहौर हुआ करता था। ये लाहौर नाम के शहर में जब वो पहुंचा तो वहां पे पंजाब केसरी उनका सामना करने के लिए रेडी थे, जिन्हें हम लोग लाला लजपत राय के रूप में पहचानते हैं। और लाला और वहां के जो बहुत सारे और भी स्थानिक लीडर्स थे, सब के सब ने डिसाइड किया कि हम लोग साइमन का बहिष्कार करेंगे और साइमन गो बैक का नारा देते हुए उसको स्टेशन से वापस भिजवाने की पूरी आंदोलन करते हैं। जब ये घटना हुई तो वहां लाहौर के अंदर ही बहुत बड़ा लाठीचार्ज हुआ, और यही लाठीचार्ज के अंदर हमको पता चलता है कि लालाजी का मृत्यु भी होता है। जब लालाजी का मृत्यु हुआ तो हमारे जो क्रांतिकारी युवा नेता थे, जो लालाजी को अपने आइडियल के रूप में मानते थे, जो लालाजी की मौत का बदला लेने की बात करते हैं, और इसी के कारण हमको पता चला कि यही आपका जो एचएसआरए करके बॉडी है, ये एचएसआरए के सदस्यों ने डिसाइड किया कि लालाजी की मौत का बदला तो हम लोग ज़रूर से लेंगे। और यही बदला लेने की बात हमको लाहौर के अंदर जो पुलिस ऑफिशियल था जिसका नाम था सॉन्डर्स, उसको ठाए ठाए करते हुए दिखेगा। और सॉन्डर्स को बेसिकली आपको पता होगा तो गोली मार दी जाती है बाय द एचएसआरए मेंबर्स, जिसे लाहौर षड्यंत्र के रूप में भी पहचानते हैं। ये लाहौर षड्यंत्र इन्होंने किया ही था क्योंकि इनको लग रहा था कि ईंट का जवाब हमको पत्थर से देना है। ब्रिटिश लाठी मारेंगे तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी उनको अपने बल से जवाब देंगे और उनको बताएंगे कि देखिए आप गलत कर रहे हो भारत के लोगों के सामने। तो ये जो बेसिस बन के आया है, ये जो पूरा का पूरा एक हाइपोथेसिस बन के आया है, यही क्रांतिकारियों का मन का विचार था, जहां क्रांतिकारी इस तरह से सोच रहे थे कि हम इसका बदला लेंगे हर एक चीज के ऊपर। एचएसआरए नाम की बॉडी जो है, इसने लाहौर षड्यंत्र के अंदर सॉन्डर्स नामक पुलिस ऑफिशियल को धर दिया या उसको मार दिया। और उसके बाद हमको पता चलता है कि ये जो एचएसआरए है, ये एचएसआरए के सदस्य ही 1929 तक आते आते 1929 तक आते आते हमको पता चलता है कि एक और नया आयाम देने की कोशिश करेंगे। एंड बाय 1929 वी कम टू नो दैट दिस एचएसआरए मेंबर्स विल बी डिसाइडिंग कि हम लोग भारत का जो संसद है वहां पे एक बहुत बड़ा बॉम्ब डाल देंगे साहब। इंडिया के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री जो सिस्टम थी, जहां पे सेंट्रल असेंबली हुआ करती थी, इस सेंट्रल असेंबली के अंदर ये एचएसआरए के सदस्य जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम लोग यहाँ पे बम डालेंगे। ये बम डालने का जो षड्यंत्र केस था, इसमें आपको दो क्रांतिकारियों के नाम दिखेंगे एचएसआरए की तरफ से। एक का नाम था भगत सिंह, दूसरे का नाम देखोगे तो आपको दिखेगा बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों के दोनों क्रांतिकारी जो थे, इनका प्रोमिनेंस ही ये था कि ये चाहते थे कि हम ऐसा बम डाले जो किसी को मारने के लिए नहीं डाल रहे हैं। वी आर नॉट टू किल, बट हम ये बम डाल रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक द डेफ हियर। ये क्या कहते हैं? वी वॉन्ट टू मेक द डेफ हियर। जो आपके इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जो सुन नहीं रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारी आवाज जो है उनको सुनाई नहीं दे रही है कि क्रांतिकारी आ चुके हैं और क्रांतिकारी लोग भारत के अंदर कुछ बड़ा करेंगे, वो आप सुनने को तैयार नहीं हो। इसके लिए वी वांट टू मेक द डेफ ईयर। हम बेसिकली ये है ना, बहरे लोगों को सुनाने के लिए बम डाल रहे हैं। इसके लिए बम लीथल नहीं था। दिस बम वॉज नॉट लीथल। ये बम जो था
ये मोस्ट प्रॉब्ली एक सिंबॉलिक जेस्चर था जिसके द्वारा इन्होंने ब्रिटेन के सत्ताधीशों को ये बताने की कोशिश की थी कि देखिए भारत के क्रांतिकारी आपके संसद तक पहुंच गए हैं। एक ऐसी संसदीय प्रक्रिया जो भारत के अंदर ब्रिटेन खाली नाम मात्र चलाता था, नॉमिनल चलाता था, और उसी को ही ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए अगर आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव करोगे तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं। इनफैक्ट भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ये बॉम्ब केस के तहत ही पकड़ा गया, और जब उनको पकड़ा भी गया तो उन्होंने संसद के अंदर यही नारा दिया कि लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, इंकलाब जिंदाबाद। खैर ये जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा बहुत ही पॉपुलर होता है इसके बाद, बट कहने की बात ये थी कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम उस टाइम पे बहुत बड़े हम लोग को मिलता है चेंजेस से निकल के आ रहा है। और इसी के कारण मैंने आपको बताया कि ये जो HSRA के सदस्य है ये भारत में अलग अलग प्रकार के जो ब्रिटिश सिंबल्स ऑफ अथॉरिटीज थे उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। अप्रैल 1929 के अंदर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ की जो सेंट्रल असेंबली थी उसके ऊपर एक बम डाल दिया। ये बम डालने का इंटेंशन ये था क्योंकि ये लोग चाहते थे कि हमारे आवाज़ की गूंज लंदन तक पहुंचे। इनफैक्ट इसी साल इन्होंने वाइसरॉय इरविन जो उस टाइम पे ट्रेन में जा रहा था उसके ऊपर भी बम डाला था। And this is how we see that the revolutionaries were very motivated and they were very much, I would say, encouraged to overthrow the British from India. खैर आयरनी ये रहती है कि भारत में ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, ये क्रांतिकारी आंदोलन मूलतः या मूलभूत रूप से अगर आप समझो तो ज़्यादा उभर के नहीं आ पाएगा, ज़्यादा नहीं चल पाएगा। उसके पीछे का कारण भी आपको यही दिखेगा कि जब भगत सिंह और उनके साथी गणों को पकड़ा गया इन द असेंबली बॉम्ब केस, उसके बाद उनके ऊपर जो लाहौर का जो षड्यंत्र का जो केस मैंने आपको बताया जिसे हम लोग कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी, वो भी चलता है। और ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर उनके ऊपर मर्डर के चार्जेस आपको दिखेंगे। एंड इसी के कारण 1931 तक आते आते ऑन 23 मार्च अगर आपको पता होगा कि उनको और उनके साथी गणों को वहाँ पे ही फांसी दे दी जाती है लाहौर के अंदर, क्योंकि सरकार एक उदाहरण सेट करना चाहती थी। द गवर्नमेंट वांटेड टू सेट एन एग्जाम्पल कि अगर आप हमारे सामने पढ़ोगे तो आपको उसी तरह से निपटा दिया जाएगा। आपने हमारे सामने आवाज़ उठाई है तो हम आपको उसी तौर के ऊपर सप्रेस करेंगे। अगर आप शांति प्रिय रूप से आवाज़ उठाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डालेंगे, पर अगर आपने हमारे ऊपर हिंसा की है, अगर आपने हमारे ऊपर तलवार चलाई है, आपने हमारे ऊपर बंदूक चलाई है, तो आपको उसी तरह से निगेट किया जाएगा, आपको उसी तरह से सप्रेस किया जाएगा, आपको उसी तरह से ख़त्म किया जाएगा। खैर यही परिस्थितियों के द्वारा हमको पता चलता है कि ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है ये 1929-30 में काफ़ी एक्टिव हुई थी। इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म नेशनल मूवमेंट के अंदर बहुत दिखेगा, क्योंकि आज की तारीख के अंदर भी हमको इन लोग के बारे में, इनकी शौर्यता, इन्होंने जो बहादुरी दिखाई थी उसको हम लोग अभी भी याद करते हैं। भगत सिंह was just 23 when he was tried by the British government and executed by the colonial government. During his trial, Bhagat Singh stated that he did not wish to glorify the cult of bomb and pistol but wanted a revolution in society. क्या कहते हैं कि मैं बंदूक और बम के द्वारा भारत के अंदर कोई पॉपुलैरिटी नहीं गेन करना चाहता हूँ, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं भारत में क्रांति लाने की कोशिश कर रहा हूँ। भगत सिंह जाते जाते अपने विचारों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि रिवॉल्यूशन इज एन इनएलिएनेबल राइट टू ऑफ मैनकाइंड। वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए क्रांति तो अनिवार्य है, वो होगी साहब। क्यों होगी? क्योंकि फ्रीडम इज इम्प्रिस्क्रिप्टेबल बर्थ राइट ऑफ ऑल्स। आप स्वतंत्रता की जो बात कर रहे हो, जो इंडियंस को नहीं दे रहे हो, वो तो इनएलिएनेबल राइट है और इम्प्रिस्क्रिप्टेबल है। दिस इज नॉट एज अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कोई लिख के नहीं देता है कि मैं आपको स्वतंत्रता देता हूं। फ्रीडम इज अ नेचुरल राइट। जब आदमी को आप कहते हो कि बेटा हमने आपको फ्री किया है, उसका मतलब ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? उसका मतलब ये होता है कि भाई हम आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं। दैट थिंग सिग्निफाइज कि इट डज नॉट नीड्स एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बिहाइंड दैट। आदमी जन्मजात स्वतंत्रता है। इंसान जब पैदा होता है वो बर्थ राइट है एंड इट डज नॉट रीच एनी काइंड ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस। प्रिस्क्रिप्शंस का मतलब जो डॉक्टर लिख के देता है, कोई लिख के देता है, वैसा नहीं है साहब। और इसी के कारण भगत सिंह कहते हैं द लेबर इज द रियल सस्टेनेटर ऑफ सोसाइटी। भारत के अंदर मजदूर जो है वो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, वही सोसाइटी को चलाता है। टू ऑल्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वी हैव ब्रॉट आवर यूथ एज एन इंसेंटिव फॉर नो सैक्रिफाइसेस टू ग्रेट फॉर दिस मैग्निफिकेंट कॉज। वी आर कंटेंट, वी अवेट द एडवेंट ऑफ रिवॉल्यूशन।
इंकलाब जिंदाबाद। आप देखने की कोशिश करिए कि कितने भारी और नेक विचारों के साथ ये पूरे के पूरे जो आज़ादी का आंदोलन था उसको हाईलाइट करते हैं और कहते हैं कि हम किनको रिफ्लेक्ट करते हैं। कहते हैं कि हमारी जो विचारधारा है वो क्या है, हमारी विचारधारा के अंतर्गत हम बेसिकली लेबर को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और वहां तक कहते हैं कि भारतीय समाज और भारतीय शासन पद्धति की जो कहानी है उसमें रिवॉल्यूशन तो होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि आपने हमको स्वतंत्रता नहीं दी है। एक ऐसी चीज जो हमारा मूलभूत अधिकार है, एक ऐसी चीज जो हमारा जन्म अधिकार है, दैट्स आवर फंडामेंटल राइट एंड दैट इज आवर बर्थ राइट, दैट इज इम्प्रिस्क्रिप्टेबल। इम्प्रिस्क्रिप्टेबल का मतलब कहीं लिख के नहीं दिया गया है। और इसके लिए कहते हैं द लेबर इज द रियल सस्टेनर ऑफ द सोसाइटी। हमारा समाज मजदूर और गरीब वर्ग के कारण चलता है, वही समाज को चलाता है। और इसी के कारण कहते हैं कि टू द ऑल्टर ऑफ दिस रिवॉल्यूशन, ये क्रांति जो होने वाली है उसका जो कुंड है उसमें हम लोग हमारी जो नौजवानी है उसको इंसेंस के रूप में यूज करेंगे। हमारी खुशबू, हमारी एरोमा इनफैक्ट सब जगह फैलेगी। ये हवन कुंड से ही जो हवा निकलेगी, जो धुआं निकलेगा, उसमें हमारा यूथ होगा। फॉर नो सेक्रीफाइस इज टू ग्रेट सो मैग्निफिकेंट कॉज वी आर कंटेंट। कहते हैं कि हम संयुक्त है, हम सब कंटेंट है, हमको पता है कि क्या होने वाला है। वी अवेट द एडवेंट ऑफ रिवॉल्यूशन, हमको पता है कि आज नहीं तो कल क्रांति होगी। हम राह देख रहे हैं, हम नहीं करेंगे तो कोई और कहेंगे, पर हमारा जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारा जो बलिदान है उसको कोई ना कोई रिकॉल करके कुछ बड़ा करेगा ब्रिटिश राज के सामने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा देते हुए एक साइड के ऊपर भारत की आज़ादी का आंदोलन ये यूथ लीडरशिप ने क्रांति के द्वारा करने की कोशिश की। इनफैक्ट भगत सिंह के साथ साथ आपको पता चलता है HSRA ने जब विद्रोह कर रहा था उसके कंटेम्प्रेरी पीरियड में 1930 के दशक में ही यहाँ बंगाल के अंदर सूर्या सेन नामक एक टीचर थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा विद्रोह प्लान किया था। इनफैक्ट चटगांव के अंदर हमको पता चलता है कि एक बहुत बड़ी रेड होती है आर्मरी के ऊपर, जहाँ ब्रिटिश शस्त्र भंडार जहाँ रहा करता था, जहाँ अंग्रेज़ों का पूरा हथियारों का जखीरा रहा करता था, उसके ऊपर टारगेट किया गया था। और वो भी एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना हमको मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है इन बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे आप देखोगे या इसके बीच के पीरियड में देखोगे तो बहुत सारी आंदोलन दिखेगी। इनफैक्ट यही आंदोलन इनफैक्ट आपको 1928 के अंदर भी दिखेगी, जब भगत सिंह और उनके साथीगण ने जब HSRA की स्थापना जब की थी। उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर आपको बारडोली नाम का सत्याग्रह भी दिख जाएगा साहब, ठीक है ना। तो आप देखिए पूरा इंडिया के हिस्ट्री को मैपिंग पर्सपेक्टिव से, और आप समझने की कोशिश करिए कि जो जो घटनाएं, जो जो इवेंट्स हिस्ट्री के अंदर हो रहे हैं, वो इवेंट्स को जब हम लोग उसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि 1928 में पूरा भारत में अलग अलग आंदोलन चल रहा है। एक साइड के ऊपर हमको पता चलता है कि दिल्ली के अंदर HSRA की स्थापना होती है 1928 के अंदर ही साहब। यही 1928 में साइमन जो है वो लाहौर में बड़ा लाठीचार्ज भी होगा साहब, जहां एंटी साइमन प्रोटेस्ट के रूप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलता है साहब। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। या उसी के ही कंटेम्प्रेरी पीरियड में हम देखते हैं कि यहाँ गुजरात के अंदर बारडोली के अंदर एक बहुत बड़ा सत्याग्रह हुआ साहब। तो एक साइड के ऊपर भारत के जो रिवॉल्यूशनरी लीडरशिप थी, ये रिवॉल्यूशनरी लीडरशिप अपना अपना पर्सपेक्टिव दे रही है। तब उसी के कंटेम्प्रेरी पीरियड में ये बारडोली के अंदर एक पीजेंट सत्याग्रह होगा। ये पीजेंट सत्याग्रह के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पीजेंट सत्याग्रह का आयाम निकलता है और ये पीजेंट सत्याग्रह के अंदर बारडोली का क्या सिग्निफिकेंस था। अब आप देखोगे तो बारडोली एक ऐसी जगह थी जो पहले से चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? क्योंकि 1921-22 का जब दशक था, भारत के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। इस समय के दौरान गांधी जी ने बारडोली से ही इनफैक्ट कांग्रेस का एक प्रस्ताव पास कराया था, और ये प्रस्ताव के द्वारा गांधी जी ने ये बहुत क्लियर कट सरकार को एजेंडा बताते हुए कहा था कि अगर आपने भारत की प्रेस के ऊपर जो नियंत्रण लागे गए हैं उसको ना हटाओ, या अगर भारतीय राजकीय कैदियों को आपने जो पकड़ के रखा है, जो आंदोलन लोग थे उनको आपने पकड़ के रखा है, उनको जब आप तक नहीं छोड़ोगे तो मैं यहाँ से बड़ा कर दूंगा साहब।
और वो चीज थी कि बारडोली के अंदर ही मैं नॉन कोऑपरेशन से एक स्टेप ऊपर जाके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ चला जाऊंगा। होता यह है कि चौरी चौरा की घटना हो गई, बहुत ही अप्रिय घटना थी। हमने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि चौरी चौरा में क्या हुआ। और जब चौरी चौरा की जो घटना हुई उसके बाद गांधी जी स्टॉप करते हैं। इनफैक्ट गांधी बारडोली के अंदर ही फास्टिंग करेंगे। याद रखेगा कि आफ्टर द इवेंट ऑफ चौरी चौरा, ये जो चौरी चौरा की जब घटना होती है तो उसके बाद गांधी जी काफ़ी दुखी थे और गांधी करीबन 5 दिन तक तो फास्ट कर देते हैं, वो उपवास करते हैं, वो मौन व्रत करते हैं, वो अपने आप को एकाग्रता में लाने की कोशिश करेंगे। गांधी को लग रहा था कि मुझे प्योरीफाई होने की आवश्यकता है। जो विचार है वो बहुत गलत तरह से पेश किए गए हैं। भारत के लोग अभी भी अहिंसा जो है उसका मतलब नहीं समझ पाए हैं। ऊपर से गांधी खुद को भी दोषी मानते थे। गांधी यूज्ड टू कंसीडर हिमसेल्फ कि आई कुड नॉट कन्वे द पीपल ऑफ in fact India that we are supposed to continue this movement in a non-violent way and we are not supposed to do any kind of violence, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमको यहाँ दिखेगी। विल फाइंड सो मेनी थिंग्स ओवर हियर एंड इन सब बेसिस के ऊपर हमको एक चीज पता चल रही है कि गांधी डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ से अभी स्टॉप करूंगा। होता यह है कि 1922 के बाद बारडोली चर्चा में आया 1928 में। 1928 तक आते आते यहाँ बारडोली के अंदर जो पीजेंट्स हुआ करते थे, ये पीजेंट्स के साथ बहुत सारा भेदभाव हो रहा था। ये पीजेंट्स के साथ साथ यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, ये ट्राइबल कम्युनिटी का भी काफ़ी सारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। Hence we see that the peasants and the tribal community who are living in this region, they are getting exploited. The government at that time was so much advanced. और बारडोली के अंदर ही हमको पता चलता है कि उस समय के दौरान वहाँ के जो तात्कालीन गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, ऑफिशियल का नाम जयकर हुआ करता था, उन्होंने वहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज करा दिया एग्जिस्टिंग रेवेन्यू से 30%। अब आप देखिए, ब्रिटिश सरकार का ट्रेडिशनली एक पॉलिसी रहा है और वो पॉलिसी है कि एवरी डे या एवरी ईयर दे यूज्ड टू रिन्यू द रेवेन्यू रेट्स। जैसे इनकम टैक्स आज की तारीख में हम लोग बढ़ा के देते हैं, वैसे ही रेवेन्यू भी आपके प्लस माइनस होते रहते थे। एवरी ईयर वी विल फाइंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर चेंज आता था और जो भी आप प्रोडक्शन करते हो उसके हिसाब से आपको मेनली रेवेन्यू देना पड़ता था, ज़मीन के ऊपर से, क्रॉप के हिसाब से, हर एक चीज़ के हिसाब से। 1928 में भारत के किसानों की कमर टूटी हुई है बिकॉज इंडियन फार्मर्स आर नॉट एबल टू गेट द, आई वुड से, मार्केट प्रॉपरली। 1928 का समय अगर आपको पता होगा तो बैकग्राउंड के अंदर ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत होने की आवश्यकता थी या शुरू होने की तैयारी थी साहब। पूरे विश्व के अंदर डिप्रेशन की जब आवश्यकता होती है तो आपको पता चलता है कि प्राइजेस बहुत ही कम होंगे आपके, क्योंकि डिमांड भी नहीं होगी साहब। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि आपका जो सप्लाई है, ये सप्लाई भी इनफैक्ट पूरी तरह से टूटेगा। बारडोली डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था कि वो लोग जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसका डिमांड तो आ नहीं रहा था। ऊपर से यहाँ रेवेन्यू 30% इंक्रीज करने की बात की गई है और कहा है कि अब से भारत के जो किसान हैं उनको 30% से ज़्यादा अपना रेवेन्यू और देना पड़ेगा। तो आप समझने की कोशिश करिए कि किन परिस्थितियों के तहत हमारे किसानों को यहाँ पे डाला गया था। एक धर्म संकट की परिस्थिति हो गई थी। तो ये जो धर्म संकट की परिस्थिति होती है बारडोली के अंदर, तब बारडोली के अंदर तो इसका विरोध होना बहुत लाजमी है साहब। तो बारडोली के किसान, बारडोली के जो संगठन के लोग थे, उन सब ने विरोध किया उसका कि हम नहीं चलाएंगे, विल नॉट टॉलरेट दिस, और हम नहीं चलाएंगे, विल नॉट टॉलरेट दिस। इसके बेसिस के ऊपर ही यहाँ के जो किसान संगठन थे, यहाँ के जो नेता थे और इनफैक्ट कांग्रेस भी थी, उन सब ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां पे भेजना चाहिए साहब, या वल्लभ भाई पटेल को वहां पे भेजना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल को क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल यहाँ की नस नस से वाकिफ थे। उनकी फैमिली भी उस टाइम पे यहाँ पे रहती थी, ये बारडोली के अंदर। हिज फैमिली मेंबर्स वर आल्सो स्टेइंग ओवर देयर। वल्लभ भाई पटेल न्यू दैट the peasants of the Bardoli are right not to go for excess demand. In fact, ये जो सरकार ने डिमांड करके रखी है वो भी गलत है। वल्लभ भाई वहां पे इनफैक्ट टूर करते हैं बारडोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर और किसानों को समझाते हैं कि हम 1 रुपया भी सरकार को नहीं देंगे, ये विल नॉट गिव 1 रुपया एक्स्ट्रा टू द गवर्नमेंट। ये 30% इंक्रीज तो बहुत ही गैर
कायदेसर है, गैर कानूनी है, हम कह सकते हैं काइंड ऑफ इलीगल है। और इसके लिए वल्लभ भाई पूरे बारडोली में टूर करते हैं। सो विल बी टूरिंग ऑल ओवर द कंट्री ऑफ बारडोली रीजन के अंदर टूर करेंगे पूरा। वहाँ के किसानों को समझाएंगे, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करेंगे कि हम लोग नो रेवेन्यू कैंपेन चलाते हैं। नो रेवेन्यू कैंपेन का मतलब ये है कि हम सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और बहुत पूर्णतः बड़ी मात्रा में हम लोग उनका विरोध करेंगे। ये जो नो रेवेन्यू कैंपेन पटेल ने चलाया, इसका इम्पैक्ट सरकार के ऊपर बहुत हुआ। सरकार को समझ में आ गया कि अब परिस्थिति इतनी विकट हो गई है कि अगर भारत के लोग पैसा नहीं देंगे तो आर्थिक रूप से तो नुकसान होगा ही सरकार को, बिकॉज सरकार गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल्स है वो लॉस की तरफ जाएंगे, उनकी ट्रेजरी में फटका पड़ेगा। दूसरा, एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जहां गवर्नमेंट का जो फेस होता है, गवर्नमेंट का जो चेहरा होता है वो भी टूटेगा कि देखो हार गए साहब। वल्लभ भाई इतने प्रोमिनेंट हो गए, उन्होंने जिस तरह से सत्याग्रह चलाया, और ये सत्याग्रह का परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने एक स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बिठाई, और इंक्वायरी कमेटी के बाद जो इंक्रीज इन रेवेन्यू एक टाइम के ऊपर 30% था, लेटर ऑन इसको रिवाइज करके 22% किया गया था। ये इंक्वायरी कमेटी कहती है कि खाली और खाली 6% के आसपास आपको इंक्वायरी के बाद आपको देना पड़ेगा। जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है दैट विल बी ओनली 6% एंड नॉट 30%। आप देखिए क्या कहते हैं कि भारत के अंदर जो रेवेन्यू आपको देना है, जो सालाना आप 100 रुपया दे रहे थे तब 106 रुपये दीजिएगा, पर 30% ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू गिव 30% एक्स्ट्रा साहब, है ना। ये क्या दर्शाता है? ये वल्लभ भाई का प्रभाव दर्शाता है। ये दर्शाता है कि वल्लभ भाई ने वहां के किसानों को एकजुट करते हुए समझाया कि अगर कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक किसान भी यहाँ पैसा देगा तो सबको भरना पड़ेगा। कोई एक इंडिविजुअल यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा तो एवरीवन विल बी लायबल टू पे, एंड दिस विल बी मोर डेट्रीमेंटल टू द होल एरिया एंड होल रीजन ऑफ अस। तो वी शुड नॉट डू दैट, हमको ये नहीं करना चाहिए। और इसी के बेसिस के ऊपर हमको क्या पता चलता है, वी डू गेट एंड वी डू फाइंड दैट ये वल्लभ भाई पटेल इतने पॉपुलर हुए और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती है तो इनको इसके बाद फिर वहां के ही लोगों ने टाइटल दिया सरदार का था। तो बारडोली वॉज द सत्याग्रह वेयर इंडिया गॉट सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली वॉज द प्लेस जहां पे भारत को एक सरदार मिले, और एक ऐसे सरदार मिले जिन्होंने प्री इंडिपेंडेंस तो अपना योगदान दिया ही, आज़ादी के बाद भी बहुत अद्भुत प्रकार का योगदान मिलेगा। खैर, आज़ादी के बाद किस प्रकार का उनका योगदान है उसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन द लेटर क्लासेस। बट ये क्रक्स पोर्शन है, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या योगदान उनका किस तरह से रहता है और किस तरह से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी चलेगा साहब, है ना। तो ये बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट हमको मिलते हैं वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और यही हम लोग बारडोली सत्याग्रह के रूप में भी हम देखते हैं कि जिसके बाद ब्रिटिश सरकार काफ़ी इनफैक्ट कमज़ोर हो जाएगी और ब्रिटिशों के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा साहब, किडिंग अपॉन, है ना। सो एनहांसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू नोन एज द बारडोली सत्याग्रह, मैंने आपको बताया। दिस मूवमेंट वॉज एबल to achieve a success under the able leadership of Vallabhbhai Patel. The struggle was widely publicized and generated immense sympathy in the parts of India. ये 1928 के अंदर हुआ था, और इस तरह से हमको पता चलता है कि 1922 से 1929 तक का जो पीरियड है, और 1930 तक आते आते फाइनली हम लोग यहाँ पे एक स्टेप आगे जाएंगे और हम लोग बेसिकली फिर एक नए आंदोलन की तरफ चले जाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साहब। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए। हम आपको बता रहे थे कि हम जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जाते हैं उसके इन बिटवीन हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोटेस्ट मूवमेंट हुए। उसमें से जब साइमन का आगमन और उसके कंटेम्प्ररी पीरियड के अंदर बारडोली सत्याग्रह की तरफ भारत को लेके जाना, दूसरा हमारे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, और HSRA और भगत सिंह के साथी गणों के द्वारा इनफैक्ट जो बड़े बड़े षड्यंत्र के अंजाम देना जहां ब्रिटिश सरकार को फाउंडेशन से हिलाया गया, ये भी पीछे बैकग्राउंड में चल रहा था। खैर, ये पीछे बैकग्राउंड में चलता रहा। 1930 तक आते आते 12 मार्च के दिन गांधी जी बेसिकली पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए, कौन सा नारा देते हुए, पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए फाइनली इनफैक्ट डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग नए आंदोलन की तरफ जाएंगे और हम सरकार के सामने कानून तोड़ेंगे, पर शांतिप्रिय रूप से कानून तोड़ेंगे।
इसके लिए इसका नाम भी क्या रखा गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उसमें किन किन घटनाओं को अंजाम दिया गया है और ये मूवमेंट कैसे आगे चलता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। होपफुली मैंने आपको पूरा थीमेटिक पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश की है कि 1922 से लेके 1930 तक के भारत के अंदर कितने सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए, और ये तो हमने खाली एनसीईआरटी के अंदर जो चीज़ें दी थी उसमें थोड़ा बहुत उतर के मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इनफैक्ट इसमें डायमेंशंस भी बहुत सारे उभर के आते हैं, वो भी मैंने आपको नहीं बताया है। तो आप देखिए कि हम जब यहाँ एनसीईआरटी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को ही मैं आपको बहुत फाउंडेशन में कराऊंगा, और इतना फाउंडेशन में कराऊंगा कि आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आप इसके बाद जब रेफरेंस बुक्स भी पढ़ोगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होगी, आपको समझ में आएगी, आपको है ना पूरा डायमेंशन क्लियर होगा कि क्या क्या घटनाएं कैसे हुई, उसमें क्या क्या इवेंट्स हुए, उसमें क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट है ना। और उसके बाद अगर आपको आगे जाना है तो आप हमारे अनअकैडमी प्लस के कोर्सेज के ऊपर जुड़िए। मैं आपको फिर से कहूँगा साहब, है ना, आई एम फिर वंस अगेन टेलिंग यू कि आप जब हमारे अनअकैडमी कोर्सेज के ऊपर आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आप फाउंडेशन कर रहे हो यूट्यूब के ऊपर। ऑन यूट्यूब यू आर डूइंग द फाउंडेशन, और ये तो मैं यहाँ पे फ्री में ही करा रहा हूँ। आप देखिए कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी बहुत ही कम टीचर्स कराते हैं, ठीक है। यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारा टू मैनी का प्रॉब्लम है कि इतना सारा टू मैनी कोर्सेज अवेलेबल है, इतने सारे आपको कंटेंट भी मिल जाता है, पर कभी कभी क्या होता है कि आपको डेप्थ में जाने की भी आवश्यकता है। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, साथों साथ उसका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी ले लो, क्योंकि आप जब एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग लोगे ना दोस्त, तो आपको और फायदा होगा, लॉन्ग टर्म बहुत आपको एडवांटेज होगा। क्योंकि जब आप इसके बाद जब रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे, आप सेल्फ स्टडी में कुछ भी पढ़ रहे हो साहब, है ना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको एक दो किताब पढ़नी पड़ेगी, तो आपको बहुत फायदा होगा। और जब प्लस के ऊपर मेरे कोर्सेज अटेंड करोगे, व्हेन यू विल बी अटेंडिंग द लाइव कोर्स, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इनफैक्ट लाइव कोर्स आप ऐसे भी अटेंड कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी कंप्लीट पढ़ के ही आओ, क्योंकि मेरे कोर्सेज के अंदर मैं एनसीईआरटी का फाउंडेशन भी कराता हूँ। जब मेरा लाइव कोर्स चलता है तो उसमें आई ऑल्सो कवर अप दी फाउंडेशन कोर्सेज। इनफैक्ट खाली एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक नहीं, ढेरों सारी किताबें पढ़ने के बाद आपको ये हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ, उसको समझाता हूँ, ठीक है। खैर जो भी है, हम लोग आपको फिर से सजेस्ट करते हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर आइए, और ये डिस्काउंट कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, PN लाइव, ये आपको 10% डिस्काउंट देगा। प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो, आइकॉनिक ले लो, टीचर के रूप में तो मैं आपके साथ अवेलेबल रहूँगा, कनेक्टेड रहूँगा। बाकी और कोई क्वेरी हो तो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। I'll end this class today and I'll see you in the next session. Till then, keep studying, and all the best to all of you.